हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी कक्षा 10वीं और 12वीं के हिसाब से बनाए गए हैं। आपको वार्षिक परीक्षा में इसी में से व्याकरण देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम के हिसाब से हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, काव्य की परिभाषा लिखिए। ये हमारा बेसिक सा प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पेपर में ये देखा जाता है। फिर आता है हमारा महाकाव्य किसे कहते हैं, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न। फिर आता है दो खंड काव्यों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न हमारे पास है रस के अंगों के नाम लिखिए। रस के जितने भी अंग हैं सारे नाम लिखना है। विभाव किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अलंकार के बारे में पूछा गया है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला प्रश्न है हिंदी के दो प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम लिखिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको पढ़ के ही जाना है। अगला हमारा रस है, वीर रस और रोर रस के स्थायी भाव लिखिए। स्थायी भाव में एक जरूर पूछता है, तो आपको सारे स्थायी भाव, हमारे जितने भी रस हैं सारे स्थायी भाव आपको याद करके जाना है। यहाँ पर हमने कवर किया है वीर रस और रोर रस। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। ये भी हमारा एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो ये बिल्कुल आपको पढ़ के ही जाना है। अगला हमारा अलंकार से प्रश्न है, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर हमारा अलंकार पूछा गया अन्योक्ति अलंकार। हमारा अगला पूछा गया 10वां रस, जिसे हम शांत रस कहते हैं, 10वां रस किसे माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा रस हमारा 10वां रस है। विभाव और अनुभाव में अंतर। अगला प्रश्न है रस किसे कहते हैं। फिर हमारा आता है पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, लिखिए। अगला प्रश्न हमारे पास हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखते हुए समय अवधि भी लिखिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप परीक्षा अध्ययन प्रश्न बैंक कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो ये प्रश्न आपको उसका पहला ही, काव्य का आपका पहला ही प्रश्न होता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको समय अवधि भी याद करनी है। अगला प्रश्न है हमारे पास भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति लिखिए। अगला प्रश्न बनता है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12th के हिसाब से कई बार 12th में ये प्रश्न देखा गया है, तो 12वीं वाले तो बिल्कुल इसको ध्यान से ही पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है रीतिकालीन दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना लिखिए। ये भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर हमारे से छायावादी काव्य की विशेषताएं पूछी गई है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर प्रयोगवाद की दो विशेषताएं पूछी गई है। अगला प्रश्न आता है प्रयोगवादी दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना का नाम लिखिए। फिर हमारा आता है प्रगतिवादी दो कवियों के नाम और प्रत्येक की एक रचना। अगला क्वेश्चन है प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। देन हमारा अगला प्रश्न आता है नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए और नई कविता के दो कवि एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो ये हमारे सब ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा समास की। समास हमारे पास ग्रामर में आते हैं, जो कि एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 10वीं में भी दो क्वेश्चन आते हैं, 12वीं में भी दो क्वेश्चन आते हैं। कैसे पहचानना है, तो उसी ग्रामर का हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं समास हमारा क्या होता है। समास मतलब होता है हमारा छोटा रूप, किसी भी शाब्दिक अर्थ का सबसे छोटा रूप हमारा कहलाता है समास। तो यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम बोलते हैं समास। अब समास हमारे मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा हमारा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा हमारा होता है कर्मधारय, चौथा हमारा होता है द्विगु समास, पांचवा हमारा होता है द्वंद्व और छठा हमारा होता है बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के हमारे होते हैं समास। देन यदि हम बात करें पहला अव्ययी भाव समास, तो ये परिभाषा तो लिखी है बट परिभाषा नहीं पूछी जाती है। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि कोई भी आपको नाम दे दिया जाएगा और ये कौन सा समास है। तो यदि आपको अव्ययी भाव समास जानना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसका पहला पद जो होता है वो होता है उपसर्ग होता है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी शब्द में आपको अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर या नी, नीर, यथा, यावत ऐसे शब्द दिखाई दे, तो ये वाला हमारा अव्ययी भाव समास होगा। इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो यथाशक्ति, इसका मतलब हुआ शक्ति के अनुसार। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा उपसर्ग क्या है, उपसर्ग हमारा यथा है। तो उपसर्ग जब यथा आ जाए तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा अव्ययी भाव।
इसी प्रकार यदि हम देखें प्रतिदिन, तो यहाँ पर भी हमारा प्रति जो हो गया वो उपसर्ग हो गया, तो ये भी हमारा अवयवी भाव। आजन्म, यहाँ पे आ हमारा हो जाएगा उपसर्ग। इसी प्रकार यदि हम इम्पोर्टेंट देखें अनुकूल, तो यहाँ पर भी हमारा अनुकूल में अनु हमारा उपसर्ग हो गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करें भरपेट, तो यहाँ पे हमारा भर जो रहेगा वो हमारा उपसर्ग हो गया। तो ये सारे हमारे अवयवी भाव समास है जिसमें हमको उपसर्ग देखने को मिलता है। तो ये इसमें आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं यथाशक्ति, प्रतिदिन, उसके बाद हमने देखा अनुकूल, आजन्म और भरपेट। तो ये हमारे 5 काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, कई बार एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा पहला समास, अवयवी भाव समास। दूसरा हमारा समास आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में यदि हम बात करें तो इसमें प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। इस चीज़ को यदि हम सिंपल सा समझें तो यहाँ पे हमको 2 वर्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपके 2 वर्ड जुड़े होंगे, वहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। जब आप तोड़ोगे तो उनके बीच या तो आपको का देखने को मिलेगा, के लिए देखने को मिलेगा, में देखने को मिलेगा, से देखने को मिलेगा। ये सारे शब्द आपको जब देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे हम बोल देंगे हमारा तत्पुरुष समास है। इसके एग्जाम्पल देखें तो यहाँ आ रहा है हमारा राजपुत्र। अब राजपुत्र 2 वर्ड से मिलके बना है, हम इसे बोल सकते हैं राजा का पुत्र। तो जब हमने इसको तोड़ा तो हमारा बीच में योजन चिन्ह या हम बोले हमारा शब्द का आया, का शब्द आया, इसका मतलब ये तत्पुरुष समास है। गंगा जल, गंगा का जल, तो ये भी हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। यदि हम बोलें गौशाला, तो यहाँ पे इसके लिए हम पढ़ें तो ये होता है हमारा गौ के लिए शाला, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जहाँ पर भी का, के लिए, में, से ये शब्द आपको देखने को मिले तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे आप देखेंगे देव पूजा, तो देव की पूजा, तो यहाँ पर भी हमारा की शब्द आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तीसरा समास आता है हमारा द्विगु समास। ये आपके लिए काफ़ी सिंपल बनता है। द्विगु समास की बात करें तो हमारे पास पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। यहाँ पर आपको संख्या मिलेगी। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो 9 ग्रह, यहाँ पे 9 मतलब संख्या की बात की गई है, तो ये हमारा द्विगु समास। यदि हम देखें पंचतंत्र, यहाँ पर भी 5 तंत्रों का समूह, तो ये भी हमारा द्विगु समास। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। सप्तऋषि, सप्ताह, चतुर्वेद, शताब्दी, त्रिवेणी, दोपहर, तो हर जगह आप देखोगे तो हमारी संख्या 2, 3, 5, 300, 7, 3, 7, 3, 4, ये सारी संख्याएं हमको देखने को मिल रही है। इसका मतलब जहाँ पे भी संख्या देखने को मिलेगी तो यहाँ पे हमारा होता है द्विगु समास। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि द्विगु समास का एक एग्जाम्पल आपको नवग्रह या पंचतंत्र देखने को मिलता ही मिलता है। देन हमारा अगला समास आता है द्वंद्व समास। यदि द्वंद्व समास की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके दोनों पद ही प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास का इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये समझेंगे कि इसमें योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह यदि हम बात करें राम लक्ष्मण, तो इनके बीच आपको एक चिन्ह देखने को मिलेगा राम लक्ष्मण। यदि हम बात करें पुत्र पुत्री, यहाँ पे ये हमेशा 2 वर्ड्स में ही रहेगा और उनके बीच योजक चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। भाई बहन, तो ये भी हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। तो ये सारे हमारे द्वंद्व समास हो जाएंगे। देन अगला हमारा आता है बहुव्रीहि समास। यदि हम बहुव्रीहि समास की बात करें तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान हो जाता है। मतलब जब 2 शब्द मिलके तीसरे के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जैसे हम बात करें गजानन, अब यहाँ पे दोनों शब्द जो बने हैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, बट जब हम गजानन का मीनिंग निकालेंगे तो गजानन मतलब हमारे गणेश जी की बात कर रहे हैं, गणेश जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे लिए तीसरे शब्द हो गए, तीसरा अर्थ हो गया। तो जब तीसरा मतलब निकलेगा 2 शब्दों का तो वहाँ पे हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। जैसे हम बात करें दशानन, तो दशानन का मतलब क्या हो गया, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम रावण के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा क्या शब्द हो जाएगा, समास हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। यदि हम बात करते हैं चक्रधर, मतलब विष्णु भगवान के बारे में बात करें, चक्र को धारण करने वाला, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास।
पीताम्बर, लंबोदर, लंबोदर लंबा है उधर जिसका मतलब गणेश भगवान, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका तो ये शिव जी। तो यहाँ पर हम जब तीसरे पर्सन के बारे में बताते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। देन हमारा लास्ट समास आता है कर्मधारय समास। यदि हम कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास हमारा, इसकी परिभाषा देखेंगे तो कर्मधारय समास की परिभाषा हमारे पास हो जाएगी, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब हमारा जो सेकंड पद है वो हमारा इम्पोर्टेंट होता है। या मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो यहाँ पे हम किसी की तुलना या समानता बताते हैं। जैसे हम बात करें नील गगन चंद्रमुख, मतलब उसका मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा है, तो यह हम समानता बता रहे हैं। तो समानता या उस किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। ये हो जाएगा चरण कमल, तो उसके जो कमल के समान क्या है, चरण है, तो ये हमारा कर्मधारय समास। नील गगन, गगन कैसा है, नीला है, तो हम ये विशेषताएं बता रहे हैं। तो जहाँ पर भी हम विशेषताएं बताएं तो वो हमारा समास हो जाता है कर्मधारय समास। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल, महादेव, देहलता, नवयुवक, महात्मा, पीताम्बर, ये सारे हमारे कर्मधारय समास के हैं। तो ये थे हमारे समास के इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये देखे गए हैं और हमने ग्रामर में क्या क्या आ सकता है उस बारे में भी बात करी। तो बिल्कुल इन चीज़ों आपको पढ़ के ही जाना है, इसमें से कई प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और सभी बच्चों को अच्छे से एग्ज़ाम देना है, बिना प्रेशरली एग्ज़ाम देना है। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।